हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं पीयूष लव्या फिनटेक की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, क्या आप शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हो? क्या आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर प्रॉफ़िट को किस तरह से बुक करें? लॉस में हो तो लॉस को किस तरह से रिकवर करें? तो ये सब जानकारी हम सिखाएँगे दोस्तों आपको। अपने इस चैनल हमारे इस चैनल से आप जुड़िए। हर तरह की वीडियो को अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। हम इससे रिलेटेड वीडियो आपको ज़रूर बना कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। हम लोग आगे चल के बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक की वीडियोज़ बनाएँगे दोस्तों। ये हमारी पहली वीडियो है, तो आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट क्या होती है दोस्तों? तो अगर मैं आम भाषा में आपको बताऊँ, समझ लो आप यहाँ मार्केट जाते हो, सब्जी मार्केट जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, तो आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहाँ पर आपको सब्जी विक्रेता बैठते हैं, राइट? सब्जी विक्रेता कौन? वन हू सेल्स वेजिटेबल। तो वहाँ पर और आप वहाँ पे जा रहे हो लेने के लिए, तो जायज़ है आप क्या हुए? आप खरीदार हुए। तो समझ लो आप सब्जी में गए हो, सब्जी मार्केट गए हो सब्जी खरीदने के लिए, तो वहाँ पर मान लो आप आलू लेने गए हो। आलू का भाव उसने आपको बताया कि ₹20 किलो चल रही है। तो आप क्या करोगे? आप एग्री नहीं करोगे, नहीं भैया आप ₹20 आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, आप ₹15 किलो लगाओ, ठीक है? तो आप ऐसे खरीदार हो वहाँ पर। तो आप बायर हो और वो आलू जो बेच रहा है वो क्या हुआ? वो विक्रेता हुआ, वो सेलर हुआ। तो वो सेलर क्या कहेगा? वो कहेगा कि नहीं भैया ₹15 में नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम हम 18 तक आपको दे सकते हैं, 18 में आपको लेना है तो लो। तो फिर आप भी सोचोगे चलो 15 तो इसको नहीं लग रहा है, चलो 18 में ले लेते हैं, कुछ तो कम हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आपने जो है सो आलू के भाव को 20 से 18 पर ले आया, राइट? तो 18 पे वो एग्री हुआ है सेलर, तो वो जानता है कि चलो 18 में भी उसे कहीं न कहीं उसे प्रॉफ़िट मिल रही है, वो लॉस नहीं उठाएगा दोस्तों। तो ₹18 में भी अगर वो बेच रहा है तो उसको अगर अपना सब्ज़ी विक्रेता जो अगर वो एवरेज निकालेगा तो वो 18 से कम में ही उसने खरीदी है, तभी वो 18 पर बेचने में तैयार हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पे आलू की खरीद और बिक्री हो रही है, राइट दोस्तों? तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर एग्री हुए यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, खरीदार और विक्रेता, कि चलो इस भाव में और इस भाव में आपने बाई कर ली। ठीक है दोस्तों, तो ये खरीदार और विक्रेता जहाँ पे मौजूद रहते हैं उसे हम लोग मार्केट कहते हैं। तो शेयर मार्केट क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। तो अब शेयर क्या होते हैं पहले आपको जानना होगा। तो शेयरों की समझ लो ये पूरे कोई भी कंपनी को हम ले लेते हैं मान लो, तो कंपनी जो क्या करती है उसकी जो भी मार्केट कैपिटल है तो उस कुछ मार्केट कैपिटल की कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, वो पब्लिक को दे देती है कि आप इस परसेंटेज, मैंने आपको आपको ये दे दिया, आप इस परसेंटेज के शेयर पर खरीद-बिक्री कर सकते हो, आप शेयरों के भाव को ऊपर ले जा सकते हो या गिरा सकते हो। तो जहाँ पे ये भारत की कंपनियों के खरीद-बिक्री होती है, उसे हम लोग कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। ये दोस्तों और इसी सिमिलरली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है, तो बॉम्बे ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों आपको आई है अराउंड 2001 में आई थिंक। तो इसके पहले ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सारी ट्रेडिंग होती थी शेयरों की। तो ये एशिया की सबसे पुरानी और पहली है जो है सो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी यहाँ पे आपको इंडिया की टॉप 30 इंडेक्स स्टॉक्स जो है सो उनकी ट्रेडिंग होती है। और एनएसई में आपको जितनी भी कंपनी है सबकी ट्रेडिंग होती है, तो एनएसईज़ के अंदर भी काफ़ी इंडेक्स होती है एंड कैटेगरी वाइज़ सारी शेयरों की यहाँ पे डिवीज़न बनी हुई है कि अगर आप सपोज़ करो, आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो ये बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट में ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। शेयर मार्केट किसे कहते हैं? तो जहाँ पे शेयरों की खरीद और बिक्री होती है, उसे हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे शेयर मार्केट क्या है? तो शेयर मार्केट 2 तरह का होता है दोस्तों, एक हो गई प्राइमरी मार्केट, एक हो गई सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या हुई? तो प्राइमरी मार्केट हम लोग कहते हैं, सपोज़ करो अगर आपकी कंपनी है, आप चाहते हो इसे पब्लिकली अवेलेबल करना, मतलब आप चाहते हो कि पब्लिक को ही कुछ होल्डिंग दे दें, वो भी शेयरों की खरीद-बिक्री करे। तो आपको जायज़ चीज़, आप ऐसे ही अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पे लिस्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको एक सेबी के रूल्स हैं, कुछ रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो सेबी क्या है दोस्तों? सेबी यहाँ पे इंटरमीडियरी है जो कि शेयर मार्केट में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, रेगुलेटरी है। तो उनके ऑर्डर पर ही सब कुछ यहाँ पे रूल्स सारे डिसाइड होते हैं। तो आप कंपनी क्या करती है, पहले आईपीओ लेकर जाती है। आईपीओ क्या होगी? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल में हम पब्लिक को ये ऑफर कर रहे हैं, तो आईपीओ में सपोज़ करो हमारी ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है उस कंपनी की
कि एक पर्टिकुलर प्राइस तय करती है ताकि उनको ना ज़्यादा लॉस हो, ना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। और वो पब्लिकली सेबी भी बहुत कुछ देखती है दोस्तों, वो सब हम लोग डिटेल में आगे की वीडियो में जानेंगे। तो अगर ऐसे आईपीओ आप लिस्ट कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, तो जब तक आप आईपीओ के पीरियड में हो, तब तक वो प्राइमरी मार्केट के अंदर हो आप। और जिस दिन वो लिस्टिंग हो जाती है, आप देख सुने होंगे जैसे हाल ही में आई थी अडानी की आईपीओज़, फिर वो लिस्टिंग हुई, या फिर अभी टाटा की आईपीओ आई थी, टाटा की एक और आईपीओ आ रही है। तो वो सब क्या है, अभी वो प्राइमरी मार्केट में है, और जिस दिन वो लिस्टिंग हो जाती है कि चलिए इस भाव पे ये लिस्ट हो गई है एनएसई में, तो वो क्या होगी दोस्तों, वो शेयर मार्केट वो सेकेंडरी मार्केट हो गई। सेकेंडरी मार्केट मीन्स जहाँ पे आप सेल एंड बाई कर सकते हो, वहाँ पे आप सिर्फ बाई कर सकते हो। प्राइमरी शेयर मार्केट में आईपीओज में पैसे लगा सकते हो, बट आप सेल नहीं कर सकते। आईपीओ अगर सब कुछ सही से हो गई, अप्रूव हो गई, लिस्टिंग हो गई एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो फिर यहाँ से आपको ये सेकेंडरी मार्केट में मूव हो जाती है, जहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो, फिर से बाई कर सकते हो। एक जो भी एक डिसिप्लिन से रूल के तहत आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लॉस लॉस में हो तो लॉस रिकवर भी कर सकते हो। तो वो सारी टेक्निक्स हम लोग जानेंगे। तो समझ गए दोस्तों आप प्राइमरी मार्केट क्या होती है। अगर आईपीओ आई है, तो आईपीओ से जब तक वो लिस्टिंग नहीं होती है, तब तक आप उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, वो प्राइमरी मार्केट कहलाती है। और एक बार जो लिस्टिंग हो गई, अवेलेबल हो गई पब्लिक को, आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो, डेली बेसिस पे कर सकते हो, मंथली बेसिस पे कर सकते हो। तो वो आप सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हो। अगर वो कंपनी शेयर मार्केट की शेयर्स अगर सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो गई है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में कहलाती है। तो ये दो तरह की मार्केट है दोस्तों, आप समझ गए। तो अब शेयर मार्केट में ट्रेड क्या होता है दोस्तों, जैसे सब्जी सब्जी बाजार की अगर मैं कहूँ, तो सब्जी बाजार में दोस्तों आलू भी मिल रहे हैं, प्याज भी मिल रहे हैं, कई तरह की सब्जियां मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ शेयर मार्केट में क्या मिलता है, शेयर मार्केट में आपको दोस्तों शेयर्स मिलेंगे, जहाँ पे आप शेयरों की खरीद बिक्री कर सकते हो। यहाँ पे बॉन्ड्स होगी दोस्तों, बॉन्ड्स मिलती है। देन आपको म्यूचुअल फंड वगैरह जो है वो भी शेयर मार्केट में ही होती है, बट ये म्यूचुअल फंड आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में नहीं जा रहे हो। ये म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं, जो वो फंड मैनेजर जो हैं, सो वही वो यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, और उस फंड के परफॉर्मेंस को जो भी होता है ऊपर या नीचे जा रही है, तो कौन से शेयर में करेंगे, वो सब फंड मैनेजर डिसाइड करता है। वो आपको मैटर नहीं करता है। वो ऐसे ऐसे थर्ड ऐसे थर्ड पार्टी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स करते हैं शेयरों में खरीद बिक्री। फिर आती है दोस्तों डेरिवेटिव, वायदा बाजार आपने सुना होगा। तो डेरिवेटिव्स होगी, डेरिवेटिव्स बहुत ही हाई रिस्क होती है, एंड बहुत ही डेरिवेटिव मार्केट ऐसी है दोस्तों, जहाँ पे आप एक दिन में आप लाखों कमा सकते हो, और एक दिन में आप लाखों गंवा भी सकते हो। तो इसके लिए बहुत सारे नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो तो। इंडेक्स में डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है दोस्तों, तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, चारों चारों चीज़ के बारे में आगे डीपली जानेंगे। तो बॉन्ड्स हो गए दोस्तों, अगर गवर्नमेंट की बॉन्ड्स वगैरह होती है, आप देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट है, तो हम इस पे आपको आप इतने पैसे जमा करो, आपको फिक्स्ड रेट पर ये मिलेगी। तो वो सब क्या होती है, वो सब यहाँ पे बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस व्हेन दे वांट टू रेज मनी। ठीक है। तो ये चारों के बारे में हम डीपली भी जानेंगे अपने और आगे की वीडियोस में। तो क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, आप इनका भी आइडिया हो गया, या आपको शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गई। तो अब आता है निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी क्या है दोस्तों, तो मैंने बताया कि जहाँ पे पूरे भारत की शेयरों की खरीद बिक्री कहाँ पर होती है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो एनएसई में भी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज सब चीज़ बटी हुई है। तो ये निफ्टी फिफ्टी क्या है दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी जैसा कि आप देख रहे हो नाम में 50 लिखा हुआ है। तो टॉप 50 मार्केट कैपिटल जो भी कंपनीज की है आज के डेट में, पर्टिकुलर डेट में जो भी कंपनीज मार्केट कैपिटल वाइज अगर टॉप 50 में है, तो वो निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड होती है वो। ठीक है। तो अभी हम आप एग्जांपल के लिए देख लो, रिलायंस की सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल है, तो रिलायंस एक नंबर पर चल रही है। फिर एचडीएफसी बैंक जो है वो आती है, एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो निफ्टी फिफ्टी में टॉप 50 कंपनीज जो हैं, 50 स्टॉक्स हमारे देश के, वो ट्रेड करते हैं। तो आप उन 50 स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप निफ्टी फिफ्टी में इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर शेयर में जा सकते हो। तो ये सारी निफ्टी फिफ्टी दोस्तों एनएससी पे मेंटेन होती है, ना कि बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने बताया था 30 इंडेक्स स्टॉक्स है वहाँ पर, 30 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो वो उन सब के बारे में अभी हम जानेंगे आगे की वीडियोज़ में। फिर आता है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपने क्या निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स इस बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट द वेटेड एवरेज ऑफ 50 ऑफ लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज।
तो टॉप 50 कंपनी जो भी लार्जेस्ट है इंडियन स्टॉक कंपनीज़ में, वो लिस्टेड रहती हैं आपको यहाँ पर। ये पूरी एनएसई मेंटेन करती है इस इंडेक्स को। तो निफ्टी 50 index has shaped up to the largest single financial product in India with an ecosystem consisting of exchange traded funds and future and options at NSE and SGX। SGX होगी दोस्तों ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज जो कि अभी गिफ्ट निफ्टी हो गई है। तो बहुत लोग गिफ्ट निफ्टी 50 की ट्रेडिंग गिफ्ट निफ्टी कहलाती है, तो वहाँ पे भी ट्रेडिंग करती है। तो गिफ्ट निफ्टी क्या है दोस्तों, वो सिंगापुर की स्टॉक एक्सचेंज होगी। तो ये गिफ्ट निफ्टी बहुत लोग क्या करते हैं, गिफ्ट निफ्टी की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो किस तरह मॉर्निंग में खुल जाती है अराउंड 6 बजे के लगभग। तो गिफ्ट निफ्टी किस तरह की परफॉर्म कर रही है, वो आपको एक हिंट दे देता है कि निफ्टी 50 किस डायरेक्शन को जाने वाली है आज की तिथि में, है ना? तो ये गिफ्ट 50 की परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हो, अगर ये गैप अप खुली है या टॉप ये +10 पॉइंट या +50 जो भी परसेंट वाइज अगर हम जाएँ तो 1% अप खुली है, तो ये अगर 1% अप खुली है तो जायज़ है निफ्टी 50 जो है दोस्तों अप में ही खुलेगी। ये रास्ता पहले ही बता देता है एसजीएक्स कि निफ्टी 50 किस दिशा में जाएगी। तो बहुत लोग एसजीएक्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए निफ्टी 50 में तुरंत मार्केट खुलती है तो पैसे लगा देते हैं, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे दोस्तों। हम लोग पूरी अच्छी तरह जाने कब, क्यों, कैसे पैसे लगाने हैं, राइट? ताकि आपको किसी तरह का लॉस ना हो। लॉस हो तो लॉस रिकवर हो, लॉस ज़्यादा लॉस ना हो, और प्रॉफ़िट हो तो आप प्रॉफ़िट बुक करो। ऐसा ना कि आपकी प्रॉफ़िट थी, आपने और लालच कर दी, ग्रीड दिखा दी, आपके वो पैसे और कम हो गए, फिर आप अफ़सोस करो। ये सब नहीं होगा दोस्तों। आप हमारी सारी वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, सीखें। तो निफ्टी 50 कैसे परफॉर्म करती है? निफ्टी 50 इंडेक्स इज ए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल इंडेक्स। तो फ्री फ्लोट भारत की जो 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 भी शेयर बाजार है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे काम करे दोस्तों। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मुझसे आप उसके लिए हमारी एक अलग वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप उसके बारे में जान सकते हो, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं। अब आती है दोस्तों निफ्टी 50 एक इंडेक्स हमने देख लिया। निफ्टी 50 इंडेक्स में क्या होती है, भारत की टॉप 50 कंपनीज़ के स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे निफ्टी 50 इंडेक्स परफॉर्म करती है। ठीक है, तो टॉप 50 में रिलायंस आती है, आपको एचडीएफसी बैंक आती है, आपको आईटी सेक्टर में टीसीएस आती है, इन्फोसिस आती है। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज भी अगर आप जाओगे दोस्तों, सेक्टर्स क्या होती है, तो जो भी कंपनीज है सबकी सेक्टर अलग अलग होती है ना। क्योंकि ये रिलायंस क्या है, रिलायंस कौन से सेक्टर में आती है आपको दोस्तों, तो रिलायंस आप देखोगे एचडीएफसी बैंक होगी बैंकिंग सेक्टर्स में आती है। आपको ये रिलायंस की ऑयल की चलती है, ऑयल ऑयल सेक्टर में जाते हैं हम लोग। फार्मा की सेक्टर्स में अगर आप आओगे तो फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज़ हो गए, सन फार्मा हो गई, ये सब आते हैं। देन आपको अगर फाइनेंशियल सर्विसेज़ में अगर आप जाना चाहोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में क्या आती है दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस हो गए, चोलामंडलम फाइनेंस, जो फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है कंपनीज़। देन अगर आप आईटी में जाते हो तो विप्रो हो गई, एचसीएल हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सब आईटी सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं। देन अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी शेयर्स हैं, टाटा मोटर्स हो गई, मारुति सुजुकी हो गई। है ना दोस्तों, फिर आप ये सीमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट में जाना चाहोगे तो रियल एस्टेट सेक्टर में आपको हो गई डीएलएफ हो गई। फिर आपको सीमेंट्स के स्टॉक्स होते हैं जैसे श्री सीमेंट्स हो गई, इंडिया सीमेंट्स हो गए। तो ये सारी सेक्टर वाइज बटी हुई है दोस्तों। तो निफ्टी बैंक क्या होती है, निफ्टी बैंक में बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि टर्म में आप देख रहे हो बैंक वर्ड जुड़ी हुई है। तो बैंक, भारत के टॉप 12 बैंकिंग कंपनी जो है ना, टॉप 12 बैंकिंग कंपनीज, ओनली बैंकिंग कंपनी। इट्स नॉट अबाउट निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज, इट्स अबाउट टॉप 12 बैंकिंग कंपनीज। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को एकदम सेपरेट कर दिया है इन्होंने। निफ्टी 50 में भी आएगी बैंकिंग कंपनी, प्लस बैंकिंग सेक्टर अलग हो गई। ये टॉप 12 बैंकिंग कंपनी जो है सो बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये टॉप 12 कंपनीज की बैंक जो है सो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये अगर अब जा रही है दोस्तों तो जायज़ है बैंक निफ्टी भी अब जाएगी। और उनमें से अगर वेटेज भी कहलाती है, एक वेटेज होता है दोस्तों, आपको कौन सी स्टॉक जो है सो कितने परसेंटेज का हिस्सा बनती है निफ्टी बैंक के परफॉर्मेंस पर। तो सपोज़ करो एचडीएफसी बैंक की आज की डेट में सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो एचडीएफसी बैंक जो है अगर 1 पॉइंट मूव होती है तो समझ लो आप निफ्टी बैंक 10 पॉइंट मूव होगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इट्स अ रैंडम वैल्यू, मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि किसकी स्टॉक की वेटेज ज़्यादा है किस इंडेक्स पर, तो उसके बेसिस पे हम लोग उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। तो ये बैंकिंग में आपको एचडीएफसी बैंक आ गई, एसबीआई आ गई, एक्सिस बैंक आ गई, आईसीआईसीआई बैंक आ गई, सारे प्राइवेट पीएसयू सारे आते हैं दोस्तों। तो वो किस तरह की परफॉर्म करती है उनके बेसिस पे बैंक निफ्टी अपनी दिशा निर्धारित करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अप में जाएगा या डाउन में जाएगा। ठीक है, तो ये एक बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गई दोस्तों।
इंडेक्स की अलग ट्रेडिंग होती है, शेयरों की अलग ट्रेडिंग होती है, ठीक है। फिर कैश की ट्रेडिंग अलग होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग अलग होती है, सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे कौन सी कैसे करते हैं। तो अब फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में लाया गया, कुछ साल पहले लाया गया ये इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है दोस्तों। तो इसमें आप टर्म सुन रहे हो, देखो ये निफ्टी भी है, फिन भी है। तो फिन इज़ द वर्ड फॉर फिनेंशियल सर्विसेज, जो कंपनी फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये उन स्टॉक्स के बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया गया है। तो फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, बैंक भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल लोन आप लेना चाहते हो तो लोन बैंक भी प्रोवाइड करती है काफ़ी। यहाँ पे आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, देन फिनांस जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गई, वो भी लोन प्रोवाइड करती है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, ये टॉप 20 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन एनएसई। तो 20 स्टॉक्स जो भी हैं फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज को मिला के, वो आपको दोस्तों बनाती है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के इंडेक्स की दिशा को वो तय करेगी। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको फिन निफ्टी में एच डी एफ सी बैंक हो गई दोस्तों, बैंक में फाइनेंशियल सर्विसेज में श्रीराम फाइनेंस हो गई। तो सारी हम लोग जानेंगे आगे चलकर कि फिन निफ्टी में कौन कौन से शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, बैंक निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज हैं, निफ्टी 50 में कौन कौन सी टॉप 50 कंपनीज हैं। तो वो सारी चीज़ हम लोग बताएंगे दोस्तों। और ये डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, उसे याद रखना आप। निफ्टी 50 में आज जो 50 कंपनीज टॉप 50 कंपनीज है, जो ही नहीं है कि वो एक सप्ताह बाद भी वही टॉप 50 कंपनीज है। यहाँ कंपनी चेंज भी हो जाती है ना दोस्तों। जिस कंपनी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया या किसी कंपनी ने बहुत गंदा परफॉर्म किया हो, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस हुआ हो, तो हो सकता है वो टॉप 50 से बाहर आ जाए। तो ये सब होते रहता है दोस्तों। ये शेयर बाजार यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप। तो मिड कैप स्मॉल कैप क्या होता है दोस्तों? मिड कैप आपको पहले मैं बता दूँ, निफ्टी 50 जो आप सुन रहे हो, ये टॉप 50 कंपनीज है ना, तो ये लार्ज कैप कहलाती है दोस्तों। लार्ज कैप जैसे कि मिड कैप हो गई, स्मॉल कैप हो गई, तो लार्ज कैप निफ्टी 50 इज लार्ज कैप। लेकिन हम लोग उसको लार्ज कैप नहीं बुलाते हैं, हम लोग सीधे नहीं उसे निफ्टी 50 कहते हैं। बट है वो क्या, वो लार्ज कैप है। लार्ज कैप मतलब क्या हो गया, जिसकी मार्केट कैपिटल जो है सो बहुत ज़्यादा है, लार्ज, ठीक है। तो अब मिड कैप में क्या आते हैं, तो निफ्टी 50 टॉप 50 आ गई। सॉरी। तो निफ्टी मिड कैप में क्या आ गई, तो टॉप 50 तो इधर आ गई थी दोस्तों। तो 51 पोजीशन पे जो शेयर है, कंपनी है, से लेके 51 पोजीशन से लेके 150th 150 पोजीशन तक जो भी कंपनीज हैं, वो मिड कैप के अंदर आती है, निफ्टी मिड कैप कहलाती है, राइट। क्योंकि टॉप 50 लार्ज कैप हो गई, तो 51 से लेके 150 तक जो भी आई वो मिड कैप कहलाई। अब 150 के बाद 150 फर्स्ट पोजीशन से लेके 250 तक जो भी जाती है, उसे हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं, राइट। तो कैटेगरी आप समझ गए दोस्तों। टॉप 50 कंपनीज लार्ज कैप कहलाती है, 51 से लेके 150 पोजीशन तक जो भी कंपनी है वो आपको मिड कैप कहलाती है, और 151 से लेके 250 तक जो भी पोजीशन है वो स्मॉल कैप कहलाती है। सिमिलरली अगर आप दोस्तों अगर ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होगे, तो आप देखते हो कि वहाँ पे स्कीम्स के नेम रहते होंगे, ये मिड कैप इक्विटी फंड है, ये लार्ज कैप इक्विटी फंड है, ये स्मॉल कैप फंड है। तो जिसकी लार्ज कैपिटल वैल्यू होती है, निफ्टी 50 जैसे कि होगी लार्ज कैपिटल वैल्यू दोस्तों, तो इन कंपनीज के क्या है, इन कंपनीज के वैल्यू जो है सो गिरने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये मार्केट कैपिटल इनकी बहुत ज़्यादा होगी, लोग इनमें ट्रेड कर रहे हैं, लोगों को इनमें ट्रस्ट बन गया है कि नहीं ये कंपनी डूब नहीं सकती है। सिमिलरली मिड कैप हो गया, मिड कैप की थोड़ी लार्ज कैप से थोड़ी कम होती है मार्केट कैपिटल, तो निफ्टी मिड कैप तो जायज़ है दोस्तों। लार्ज कैप में रिस्क आपका कम है, क्योंकि वो कंपनी डूब नहीं सकती है, तो रिस्क कम है, मतलब वो परफॉर्मेंस भी उसकी स्लोली बढ़ेगी, आपको वो अचानक से नहीं बढ़ेगी। फिर मिड कैप में थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है, मिड कैप है, हो सकता है कब को वो मिड कैप से लार्ज कैप में घुस जाए। तो मिड कैप से लार्ज कैप में घुसेगी तो जायज़ है, आपको परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी हुई तभी वो लार्ज कैप में आई, है ना। तो लार्ज कैप में आई, इसका मतलब रिस्क वहाँ पे ज़्यादा था, तो पैसे जल्दी बढ़े, है ना। तो अब मेरी अगर स्मॉल कैप में हम आते हैं, तो स्मॉल कैप में क्या है दोस्तों, रिस्क यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये स्मॉल कैप मतलब कि आपको मार्केट कैपिटल इसकी बहुत कम है, तभी स्मॉल कैप में है। तो मार्केट कैपिटल कम है, मतलब मान लो मैंने खुद की अपनी कंपनी खोली, मैंने 100 करोड़ की कंपनी खोल के डाली, 100 करोड़ की मार्केट कैपिटल हमारी। तो हो सकता है 100 करोड़ जो है सो पब्लिक तो जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगी दोस्तों कि 100 करोड़ की ही तो कंपनी है ना। तो वो स्मॉल कैप में जाती है, तो स्मॉल कैप में यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, पब्लिक का पैसा पैसा हो सकता है डूब जाए अगर 100 करोड़, अगर वैल्यूएशन नहीं बढ़ी हमारी, है ना। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, और हो सकता है बहुत सारे पब्लिक इन्वेस्ट करेंगे, नहीं इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत स्कोप है इस कंपनी की, तो हो सकता है ये 100 करोड़ से 500 करोड़ मार्केट कैपिटल हो जाए। तो परफॉर्मेंस अगर आप रिटर्न देखोगे, अगर समझ लो आपने मेरी 100 करोड़ की कैपिटल थी,
जी, आपने उस समय इन्वेस्ट किया, आज वो 500 करोड़ कैपिटल है, तो आपने जब पैसा लगाया तो सोच लो आपको कितनी प्रॉफ़िट हुई, है ना दोस्तों? बट रिस्क तो बहुत हाई था, हो सकता था वो 500 करोड़ से 100 करोड़ पर भी मार्केट कैपिटल आ सकती थी, क्योंकि वो स्मॉल कैप में थी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे पब्लिक ने भरोसा जताया इस कंपनी पर कि नहीं ये कंपनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस करेगी, हमने इस कंपनी की फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट्स वगैरह, बैलेंस शीट्स वगैरह सब कुछ देखे, सब कुछ मेंटेन है, नो डेब्ट्स है, नथिंग है। तो ये सब चीज़ हम लोग दोस्तों गौर करते हैं कंपनीज़ की कि बैलेंस शीट कैसी चल रही है, कंपनी कितने घाटे में कर रही है, कंपनी कितनी प्रॉफ़िट कर रही है, फाइनेंशियल्स ऑडिट्स इसके प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिस कंपनी की ये प्रोडक्ट्स बना रही है, ये प्रोडक्ट का कैसा स्कोप है हमारे देश में। अगर अगर ग्लोबली है तो एफआईआईज़ भी ज़रूर आएँगे दोस्तों, एफआईआईज़ भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे मार्केट में। तो ये सब चीज़ हमें देखना होगा। तो स्मॉल कैप आपको समझ में आ गई। वन तो स्मॉल कैप में आपको रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, तो रिस्क भी ज़्यादा है। मिड कैप में आपको रिटर्न कम है और रिस्क थोड़ा कम है। और लार्ज कैप में दोस्तों आपको रिस्क बहुत कम है, रिस्क ना के बराबर है आपको, लेकिन रिटर्न आपको धीरे-धीरे बढ़ेगी, धीरे-धीरे बढ़ेगी। है ना दोस्तों? तो जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, वो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग स्मॉल कैप में चले जाते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएँगे आप, तो आपको काफ़ी कम लॉस होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो दोस्तों, तो आप स्मॉल कैप में बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, तो आप लार्ज कैप में बने रहो, है ना? अगर शेयर्स की बात करें, तो म्यूचुअल फंड में आप रिस्क नहीं चाहते हो, तो लिक्विड फंड्स वगैरह हैं, वो सब हम म्यूचुअल फंड के बारे में भी अलग वीडियो बनाएँगे। अभी यहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट की मेनली देख रहे हैं, तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप आपको क्लियर हो गया है। तो हम लोग जानेंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते कैसे हैं दोस्तों। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कई सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जैसे ज़ेरोधा हो गई, ग्रो हो गई, इन सब की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले इनके थ्रू या ये सिक्योरिटीज़ मार्केट्स हो गई, जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ हो गई, कोटक सिक्योरिटीज़ हो गई, एंजल वन हो गई, आपको कई सारे अपस्टॉक्स हो गए, कई सारे ब्रोकर्स हैं, इनके साथ इनकी अलग एक ब्रोकर की कमीशन चार्ज करते हैं ये लोग। आप इनके साथ जुड़कर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट एक बार आपका खुल गया दोस्तों, तो आप फिर वो शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकते हैं। तो शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए भी कई तरह के शेयर, किस तरह के शेयर कैसे खरीदें आप, वो सब हम आपको बताएँगे दोस्तों। तो सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लेता हूँ आपको स्टेट बैंक के शेयर, ठीक है? तो स्टेट बैंक क्या है दोस्तों, अभी एसबीआई का भाव समझ लो आप चल रहा है 590 के आस-पास, ठीक है? तो आज की डेट में ₹590 शेयर है। अब मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो आपने किसी ब्रोकर के थ्रू आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ज़ेरोधा को लेके चलते हैं, आपने ज़ेरोधा आपकी ब्रोकर हो गई, तो आपने ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा लिया, डीमैट अकाउंट खुल गई, आप सारी प्रोसेस मोबाइल ऐप के थ्रू आप कर सकते हो, रजिस्टर कर लिया आपने। देन आपको अब यहाँ पे किस तरह के शेयर आप खरीद सकते हो दोस्तों, तो एक कहलाती है कैश होती है दोस्तों, कैश मार्केट कहलाता है, इक्विटीज़ आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और एक होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग, यहाँ पे आप ऑप्शंस कहते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी हाई रिस्की दोस्तों, अगर आपको इसका 20% भी नॉलेज है तो भी यू आर ज़ीरो इन दिस, ये आप बात जान लो। आपको यहाँ इस ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यू हैव टू बिकम 99.9% नॉलेजेबल दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 90% नॉलेज के साथ भी आ रहे हो तो यू विल फेल, इट मे टेक ऑल योर मनी, है ना दोस्तों? तो जिनको यहाँ पे आइडिया नहीं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ना जाएँ। हम आपको इस बताएँगे दोस्तों आगे वीडियो में आप ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से आप एक पर्टिकुलर रूल डिसिप्लिन में रहे कोई, अगर आप डिसिप्लिन क में अगर आप ट्रेड करना सीख गए दोस्तों तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ बेस्ट मार्केट फॉर यू। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन का डी भी मेंटेन नहीं कर रहे हो देन आप समझ लो आप अपने सारे पैसे गँवाने वाले हो। है ना दोस्तों? तो उम उम, तो हाई रिस्क हो गई, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट कहलाती है, वायदा बाज़ार कहलाती है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड कैश जो है सो कैश में सपोज़ एसबीआई जैसे कि 590 पर चल रही है, आप समझ लो एसबीआई के 10 शेयर खरीदते हो, ठीक है? तो ₹590 में भाव चल रही है, तो 10 शेयर आपने खरीदे, मतलब 10 क्वांटिटी आपने ली, तो कितने पैसे लगे आपको? है ना दोस्तों? ₹5,900 लगेंगे। 10 शेयर आपने खरीदे ₹590 में, तो जायज़ है 590 को अगर आप 10 से गुना करते हो तो 5,900 आएगी। तो ₹5,900 अगर आपने लगाए तो 10 शेयर आपको मिल गए एसबीआई के। तो ये आपने कैश में खरीदा दोस्तों। कैश में क्या होता है भाव यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो यू कैन गो विथ कैश, नो डाउट। यू विल नेवर फेस मीन्स यहाँ पे 590 का ऐसा नहीं है कि आपका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ले रहे हो तो आपका हो सकता है पूरा का पूरा अमाउंट आपका ज़ीरो हो जाए दोस्तों। तो कैश हो गई और ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई। 2 तरह की ट्रेडिंग आपको हमने बताया दोस्तों। तो
सपोज़ करो आपने 5,900 रुपए लगाए एसबीआई में, 590 के 10 क्वांटिटी खरीदे हैं आपने। तो एक बार में भी यहाँ पे कई तरह के हैं, आप किस तरह से बाय कर सकते हो। सपोज़ करो आपने 590 पे चलाई थी, भाव यहाँ पे तो तुरंत 590 से 575 भी हुए होंगे, 585 भी हुई होगी दोस्तों। तो आप अगर एवरेज बेसिस पे खरीदोगे तो आपको और फ़ायदा होगा यहाँ पर। तो सपोज़ करो आपको 10 खरीदने थे तो आपने 5 क्वांटिटी ले ली 590 के भाव पे, 5 क्वांटिटी आपने ले ली 580 के भाव में, तो आपकी एवरेज होगी 585 की एवरेज हुई। तो 585 यहाँ पे आपको सस्ती पड़ी ना। अगर आप 590 में अगर ले लेते हैं आप, मान लो 10 शेयर, तो 5,900 रुपये आपके लग रहे हैं। यही आपने 590 में 5 लिए और 580 कल को या आज ही एक दिन में भी भाव गिर जाते हैं, तो 580 हुई, तो आपने फिर और 5 ले लिए। तो यहाँ पे आपको एवरेज जब हम निकाल रहे हैं तो 585 की आपको पड़ी ना, तो सिर्फ 5,850 रुपये लगे। तो यहाँ पे आपने 50 रुपये बचा लिए ना। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको देखनी होंगी कि जितनी हो सके कम में लें आप, और आपको अगर लगता है कि उसकी भाव ऊपर जाएगी तो आप और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर लगता है आपको कि नहीं भाव नीचे आएगी तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट करिए, भाव को नीचे आने दीजिए तब खरीदिए आप, है ना? ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में ही भाव डबल हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर रातों-रात करोड़पति कोई भी नहीं बनता है। रातों-रात लोग करोड़ों गँवा देते हैं, लेकिन करोड़ों कमाने में बहुत समय लगता है। ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, तो इसमें आप ये आपको सेट टारगेट की ऑप्शंस वगैरह भी देती है। अगर आप कल को मान लो आपने 590, आपको लगता है कि 600 में आप बाहर होना चाहते हो, ₹600 हो गए तो हमारे शेयर बेच दो। तो आप वहाँ पे एग्ज़िट वगैरह लगा सकते हो। आप एक टारगेट पहले से सेट कर लो कि 10% की प्रॉफ़िट हुई तो मुझे निकल जाना है, 5% की लॉस हुई तो मुझे निकल जाना है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने पहले से ही रूल्स बना रखे हैं ना दोस्तों, तो आपको ना ज़्यादा लॉस होगा और ना ही ऐसा होगा कि आप सोचोगे कि नहीं, प्रॉफ़िट नहीं बुक कर पाया। प्रॉफ़िट ज़रूर मिलेगी दोस्तों अगर आप पहले से टारगेट लेकर चलोगे। 10% की प्रॉफ़िट रखो, 5% की लॉस रखो। बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं, लालच में 20% बढ़ गई है, अभी और बढ़ेगी, अभी और लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप प्रॉफ़िट बुक कर लो दोस्तों, आप प्रिंसिपल अमाउंट रहने दो, है ना? यहाँ पे एसएल्स की ऑप्शन भी होती है, स्टॉप लॉस जिसे हम लोग कहते हैं, तो एसएल लगा सकते हो आप लोग। सपोज़ करो आपको लगता है कि नहीं भाव इसके नीचे नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है उसके नीचे गई तो बहुत नीचे जाएगी। जैसे आपने एसबीआई 590 में खरीदा, अगर एसबीआई 560 चली गई, तो 560 से हो सकता है वो 500 चली जाए। यहाँ पे काफ़ी सारी मैथमेटिक्स रहती हैं। तो वो सब के बेसिस पे प्राइस तय होती है कि नहीं, अगर इसके नीचे जाएगी तो बहुत नीचे चली जाएगी। तो आपको लगता है कि उसके नीचे जाएगी तो बहुत नीचे जाएगी, तो आप 560 पे एसएल लगा दो दोस्तों। 5 एसएल लगा दिया आपने, मतलब 560 पे वो आपकी सेल हो जाएगी। आपको हमेशा उसे देखते रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने एसएल लगा दिया, एक बार छोड़ दिया, वो जब भी कल को अगर 560 आई, 1 सप्ताह बाद 560 आई, तो वो 560 पे आपकी बिक्री हो जाएगी कि चलो, आप इससे ज़्यादा लॉस आप ले नहीं सकते हो। है ना? तो काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, हर ब्रोकर ने अपने ऐप में डाल रखे हैं, तो उन सारे फीचर्स का फ़ायदा उठाएँ आप, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उस फीचर्स को यूज़ कैसे करें। तो वो सारी हम लोग एक ये मोबाइल ऐप के थ्रू भी आपको दिखाएँगे, समझाएँगे। तो यहाँ पे आपने समझ गया कि बाय सेल कैसे करते हैं, क्वांटिटी करते हैं, ऑप्शंस में कैसे करते हैं, कैश में कैसे करते हैं, है ना? डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये बात बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहे दोस्तों, तो ये हो सकता है शेयर बाज़ार यहाँ पे कब भाव गिरेगी, कब भाव चढ़ेगी, कोई नहीं जानता है ना? तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख रहे हो आप, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। फिर आती है कंसिस्टेंसी दोस्तों, कंसिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखनी होगी। ये नहीं कि आज हमने डिसिप्लिन फ़ॉलो किया, कल को नहीं डिसिप्लिन तोड़ दी, ना, नहीं होगा, निकल जाओ। तो ये सब नहीं, एकदम कंसिस्टेंट रहना होगा आपको अपने रूल्स के प्रति कि नहीं, लॉस में निकलना है तो निकलना है, क्योंकि और गंदी लॉस हो जाएगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि लॉस में आगे नहीं बैठेंगे, नहीं प्रॉफ़िट में जाएगी, जाएगी। नतीजा क्या होता है, वो और लॉस कवर कर लेते हैं, है ना? तो ये धीरे-धीरे जो लॉस जो कवर कर लेते हैं, ये हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है कि अगर आप प्रॉफ़िट में हो तो आपको खुशी होती है, नहीं, नहीं और प्रॉफ़िट होगी, और प्रॉफ़िट होगी। उस केस में लॉस रिकवर कर लॉस में चले जाते हो आप, और लॉस में हो तो आप प्रॉफ़िट का इंतज़ार करते रहते हो कि नहीं प्रॉफ़िट होगी, इसके उस चक्कर में आप और लॉस जो है सो बुक कर लेते हो। तो ये फ़ियरलेस नेचर, ये फ़ियर फैक्टर आपको हटानी होगी दोस्तों। प्रॉफ़िट में हो आप तो आपको डर लगता है, नहीं, 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 ये पैसे डूब जाएँगे, अब निकल जाओ, निकल जाओ। तो एक पर्टिकुलर आप पहले से तय करके रखो, नहीं 10% हो गई तो टारगेट इज़ अचीव्ड, हमें निकल जाना है। ये नहीं कि वो 12% है, तो आप बैठे रहेंगे, नहीं 15% भी दे देगी, 15 नहीं, 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 आपके 10% की टारगेट थी 10%। अब वो आपको 20% ऊपर जाए या 25% ऊपर जाए,
इससे आपको इसके लालच में आपको नहीं आना है दोस्तों। ऐसे लोगों को ही मार्केट जो है सो बुलाता है, बार-बार बुलाता है, तो बुलाता है मगर जाने का नहीं, है ना? तो थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, तो अच्छे से सोच लीजिए, डिसीजन लीजिए अपना, डिसीजन के प्रति कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, फियरलेस नेचर रखिए, डरिए नहीं आप। पैसा आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर आप रूल्स के तहत खेल रहे हो तो, है ना? बहुत से लोग दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा ना, अगर आप ये सब चीज़ फ़ॉलो करोगे तो आप करोड़ों भी कमा सकते हो। और ये सब चीज़ का अगर एक भी पार्ट आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हो तो आप करोड़ों गँवा सकते हो यहाँ पर। समय नहीं लगता यहाँ पे करोड़ों गँवाने में। तो इन द समरी में हम लोग यही जानेंगे शेयर मार्केट में एट द एंड मैं फिर से आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो शेयरों की खरीद-बिक्री जहाँ पे होती है, जहाँ पे खरीदार और विक्रेता बैठते हैं, वहाँ पे उसे हम लोग जगह को हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। तो शेयर मार्केट में क्या की खरीद-बिक्री होती है? इक्विटी शेयर्स की होती है। भारत की जितनी भी कंपनीज़ हैं, क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो है सो पब्लिक को दे रखा है कि आप मेरे इस शेयर को खरीद-बिक्री करो, इसके भाव को ऊपर बढ़ाओ, है ना? तो ये सब जो है सो शेयर मार्केट में होती है। फिर यहाँ पे आप कंपनियों को खरीद-बिक्री कर सकते हो, आप पैसे लगा सकते हो और आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो आप? इंडेक्स इंडेक्स हमने समझाया, निफ्टी 50 हो गई, निफ्टी टॉप 50 भारत के जो स्टॉक हैं वो परफ़ॉर्म करते हैं, कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनके बेसिस पे इंडेक्स चलती है। फिर आपको बैंक निफ्टी बैंक हो गई, जहाँ पे निफ्टी बैंक जैसे निफ्टी बैंक आप जान लो वर्ल्ड की सबसे वोलेटाइल मार्केट है। निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडेक्स में समझ लो आप एक दिन में भाव आपको यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट आप अगर प्रॉफ़िट चाहो तो बुक कर सकते हो। वो सब हम लोग आगे वीडियो में समझाएँगे आपको। तो ये निफ्टी बैंक इंडेक्स हो गई जो कि टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक्स के बेसिस पे परफॉर्म करती है। फिर निफ्टी भी मैंने आपको समझाया फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी जिन पे लिस्टेड रहती है, इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर निफ्टी की इंडेक्स चलती है। फिर मिड कैप मैंने बताया, मिड कैप स्मॉल कैप, है ना? मिड कैप टॉप 50 में लार्ज कैप आ गई, फिर 51st पोजीशन से लेके 150th पोजीशन तक जो भी शेयर्स है वो आपको मिड कैप में आती है। 151 से लेके 250 तक जो भी रैंक में जो कंपनीज़ मार्केट कैपिटल के बेसिस पे है वो स्मॉल कैप कहलाती है। स्मॉल कैप में आपको रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा है बट रिटर्न भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो कल को कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप बन सकती है और हो सकता है रिस्क ज़्यादा है वो स्मॉल कैप से बाहर भी हो सकती है ना? मिड कैप में आपको थोड़ा मीडियम रिस्क है, रिस्क थोड़ा कम है बट परफॉर्मेंस रिटर्न भी थोड़ा कम हो जा रहा है एज़ पर स्मॉल कैप। और लार्ज कैप में क्या है दोस्तों, आपको रिस्क एंड परफॉर्मेंस, रिस्क का आपको बहुत कम है एंड रिटर्न आपको धीरे-धीरे ग्रो होगी। लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से जा सकते हो लार्ज कैप में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और भी आगे की वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को हमारी टीम को थैंक यू देना ना भूलें दोस्तों। ये हमारी पहली वीडियो थी, आशा है आपको पसंद आएगी। आगे चलकर हम और भी वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।